फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। सॉइल रिसोर्सेज, सॉइल कैसे बनती है, उसके क्या यूज हैं, उसका क्या प्रॉब्लम्स है, वाटर के बारे में, वाटर कितना अवेलेबल है और वाटर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फोना के बारे में। फ्लोरा एंड फोना उसके मतलब कहाँ कहाँ है, बायोस्फीयर क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इस चैप्टर में ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में बने रहिए लास्ट तक, काफी बड़ा चैप्टर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले ये स्टोरी, ये स्टार्ट है ना चैप्टर, ये स्टार्ट होता है एक स्टोरी से जिसमें क्या है, इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, जो अफ्रीका में एक कंट्री है तंजानिया, वहां पे एक छोटा सा गांव है, स्मॉल विलेज, मम्बा गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। मम्बा कोई लड़का है या लड़की हो सकती है जो सुबह सुबह पानी खींचती है। सी हैज टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर फ्यू आवर। मम्बा क्या है, एक लड़की है जो क्या करती है, बहुत दूर जाती है पानी लेने और उसको बहुत टाइम लग जाता है। सी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल हर फैमिली owns is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. इस चैप्टर में हम लोग मम्बा की स्टोरी पढ़ेंगे कि मम्बा कितना स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में। मतलब वो कहाँ पहले जाती है बहुत दूर तक, फिर पानी लेके आती है वहां से, फिर अपना मम्मी की हेल्प करती है, अपने ब्रदर की हेल्प करती है, टेक केयर ऑफ देयर गॉड। अपना जो उनकी पूरी फैमिली है वो एक रॉकी पीस ऑफ लैंड में रहती है, अराउंड अ हट, एक स्मॉल झोपड़ी है उसके अराउंड में रहती है। जो मम्मा के जो फादर हैं वो मेज मतलब मक्का ग्रो करते हैं एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, क्योंकि हार्ड रॉक होती है तो उसको काफी उसको टॉयल टॉयलिंग करना पड़ता है, तब उसको मतलब उसमें वो मेज और बीन्स उगा पाते हैं। दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। ये इनफ नहीं होता उनकी पूरी फैमिली को पूरा साल तक खाना खाने के लिए। पेटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप लेयरिंग रीजन इज न्यूजीलैंड। अब पेटर की स्टोरी बता रही है, ये अभी मम्बा के बारे में थी जो अफ्रीका में रहती है, मम्बा। ठीक है, अभी हम लोग पेटर के बारे में पढ़ेंगे। पीटर कहाँ रहता है, लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप रेडिंग रीजन इन न्यूजीलैंड में रहता है, वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ उनकी फैमिली क्या करती है, वूल प्रोसेसिंग में काम करती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप। Their shipyard is situated on wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grow vegetable through organic farming. इसमें हमने क्या पढ़ा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो वहीं पे पास में है उनके बारे में पढ़ा कि वहाँ क्या है, बहुत ज्यादा काफी बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे शिप रेयरिंग होता है ऑन अ लार्ज स्केल, और वो लोग साइंटिफिक वे का भी यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है। और यहाँ क्या था कि रॉकी लैंड थी, तो जहाँ पे उनके जो पापा थे वो काफी स्ट्रगल करते थे वहां पे। ओके, मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी स्टेबल डिफरेंट लाइफ। तो मम्बा और पीटर दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जैसे ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ओके, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ इंडिया है। ओके, तो एक तो तंजानिया यहाँ है और ये न्यूजीलैंड यहाँ पे, तो इतना डिफरेंस है। यहाँ इक्वेटर पास करती है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस वाले पार्ट के बारे में बात किया है, और इस वाले यहाँ क्या है, काफी ग्रासेस हैं और लैंड बहुत ज्यादा है। यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है, साइंटिफिक तरीके से सिप रेयरिंग हो रही है। और यहाँ क्या है, रॉकी सरफेस है तंजानिया में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छे से नहीं हो रहा, क्योंकि रॉकी सरफेस है। तो वहाँ पे पानी भी नहीं निकलता, तो इसीलिए उसको बहुत दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है। ओके, चलो अभी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है। अब लैंड क्या है इसमें, डू यू नो 90% of the world population occupies only 30% of land area. The remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited. तो इसमें क्या बोला गया कि 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, 30% लैंड पे रहती है। बाकी अदर जो 70% जो लैंड है वो कैसी है, अनइनहेबिटेड लैंड है। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे डिजर्ट लाइक सहारा डिजर्ट, आर्टिक कोल्ड रीजन लाइक साइबेरिया। तो ये बहुत ज्यादा लैंड को ऑक्युपाई करते हैं, और यहाँ पे क्या है, उतना ज्यादा मतलब खाने के लिए नहीं रह पाता, इसीलिए ये लोग नहीं रहते हैं ज्यादातर। चलिए इस चैप्टर में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लैंड लैंड के बारे में बोलेंगे। लैंड क्या है, लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। इट कवर ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का सिर्फ 30% जो एरिया है वो लैंड है, बाकी अदर क्या है, 70% क्या है, वाटर। एंड ऑल रिमेनिंग पार्ट आर नॉट हैबिटेबल, मतलब जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। इसी वजह से चाइना में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है, जबकि जो रसिया इतना बड़ा देश है, आप लोगों को पता होगा कि दुनिया का जो फर्स्ट लार्जेस्ट वो लार्जेस्ट जो एरिया है वो कहाँ है, रसिया में। लेकिन लोग कहाँ कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ लैंड और क्लाइमेट उतना ज्यादा सूटेबल नहीं है, वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से। रग टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स हैं ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की रग टोपोग्राफी होती है, और स्टीप स्लोप होती है, काफी मतलब ढलान वाली स्लोप होती है। लो लाइंग एरिया ससेप्टिबल टू वाटर, जहाँ नीचा एरिया होगा वहां पे क्या होगा, फ्लड हो जाएगी, इसीलिए लोग वहां नहीं रहते। वाटर लॉगिंग, डिजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरिया आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेड। प्लेन, तो लोग कहाँ रहते हैं फिर, प्लेन एरिया में, रिवर्स वैली में, आर सुइटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ एग्रीकल्चर भी हो जाती है। हेंस दीज डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। लाइक इंडिया में देखते हैं, आप लोग इंडिया के बारे में तो जानते होंगे ना। तो इंडिया में क्या है, यहाँ जैसे यहाँ क्या है, हिमालय है, ठीक है, यहाँ हिमालय है। तो यहाँ लोग उतना ज्यादा नहीं रहते, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिजोरम। और यहाँ क्या है, जहाँ यूपी है, बिहार है, तो यहाँ काफी ज्यादा प्लेन एरिया है, रिवर्स है, रिवर्स वैली है, तो यहाँ एग्रीकल्चर रहती है। तो इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग भी रहते हैं, जबकि माउंटेनियस रीजन में इतना ज्यादा लोग नहीं रहते। डिजर्ट एरिया जैसे राजस्थान है, वो क्या है, डिजर्ट है, तो डिजर्ट में भी लोग नहीं रहते ज्यादा। थिकली फॉरेस्ट रीजन, थिकली फॉरेस्ट क्या हो गया, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे मेघालय, मेघालय का जो मौसम राव जो रीजन है वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे भी लोग नहीं रह पाते, क्योंकि वहां वाटर लॉगिंग हो जाता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्लेन और रिवर्स वैली में ज्यादा लोग रहते हैं। अब लैंड के यूजेस क्या है, अभी तक हमने पढ़ा कि लैंड क्या है और लैंड में लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, वो सब पढ़ा। अब लैंड के कौन कौन से यूज आते हैं, तो लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री,
एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं। फॉरेस्ट्री मतलब अलग अलग जंगल वगैरह, जैसे अ, अमरूद के पेड़ लोग करते हैं ऐसे। माइनिंग, जैसे कोल की माइनिंग होती है, वो भी लैंड के थ्रू ही होती है ना, लैंड के जमीन के अंदर कोयला होता है तो उससे निकाला जाता है। बिल्डिंग हाउसेज, जो हम लोगों के घर बने हुए हैं, वो किस पे बने हुए हैं? लैंड पे बने हुए हैं। रोड्स, रोड्स भी लैंड के ऊपर ही है। सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बनाई जाती है। दिस इज कॉमनली टर्म एज लैंड यूज, इसी को लैंड यूज बोला गया है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वे इन विच मम्बाज एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड? आप लोग बता सकते हैं कि मम्बा कैसे यूज करती है और पीटर की फैमिली कैसे यूज करती है? पीटर की फैमिली के पास एग्रीकल्चर था और वो लोग सिर्फ रेयरिंग भी करते थे, और जो मम्बा की फैमिली थी वो काफी रॉकी एरिया में रहती थी, तो वहां एग्रीकल्चर नहीं हो पाता था। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, वहां की कैसी है, रग टोपोग्राफी है या स्मूथ टोपोग्राफी है, तो उसके यूज पे डिपेंड करता है। सॉइल कैसी है वहां की, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स कैसे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है, तो उस पे इसका डिटरमाइन करता है। ह्यूमन फैक्टर, जैसे पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां लोग ज्यादा रहेंगे, तो बिल्डअप एरिया ज्यादा हो जाएगा, रोड ज्यादा हो जाएंगी, इंडस्ट्री सेटअप होंगी। ऐसे पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी तो इंडस्ट्री होंगी, टेक्नोलॉजी कम होगी तो एग्रीकल्चर होगी। आर इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जैसे प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड कौन सी होती है? जो इंडिविजुअल ओन करते हैं, मतलब जैसे हम लोगों के जो फादर्स होते हैं, फादर या मदर, उनकी खुद की जमीन होती है, वो लोग बोलते हैं। कम्युनिटी लैंड कैसी होती है? जो कम्युनिटी की कॉमन होती है। जैसे कौन कौन से हुए? जैसे गार्डन है, फॉडर के लिए, फ्रूट नट और मेडिसिनल हर्ब के लिए जो होता है लैंड, उसको हम लोग कम्युनिटी लैंड बोलते हैं। दीज कम्युनिटी लैंड आर कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोला जाता है इनको, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। पीपल एंड देयर डिमांड आर even growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differ from place to place. People started encroaching the common land to build up commercial areas, housing complex in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रोच कर ले रहे हैं कॉमन लैंड पे, कमर्शियल यूज के लिए बहुत सारे घर बना रहे हैं अर्बन एरियाज में, और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ एग्रीकल्चर लैंड काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं वो। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा इन सब पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लैंड के बारे में, फिर हमने पढ़ा कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, कि 30% जो लैंड है वहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है। फिर हमने पढ़ा लैंड के यूज के बारे में, लैंड का यूज कैसे हो रहा है। फिर लैंड यूज, लोग फॉरेस्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं, लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि लैंड के टाइप्स, प्राइवेट और कम्युनिटी। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। ओके, चेंज इन लैंड ओवर टाइम, कौन कौन से चेंजेस आए हैं? जैसे पहले क्या होता था, लोग एनिमल्स रेयरिंग करते थे, गांव में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हट्स बनी हुई हैं। फिर क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन थोड़ा सा आया, ट्रैक्टर वगैरह आ गए,
बिजली, लाइट के लिए। और बिल्डअप एरिया, यहाँ फॉर्डर वगैरह के बनते थे घर, कच्चे मकान, और यहाँ पक्का मकान आ गया। फिर यहाँ क्या हुआ, स्ट्रीट लाइट, व्हीकल ज्यादा बढ़ गए हैं, डबल स्टोरीड हाउस हो गए हैं। यहाँ कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा, मतलब काफी मेट्रोपॉलिटन एरिया की बताई गई है यूज। तो चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम के बारे में बताया गया। अब जो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, ये बताया गया था इसमें। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड स्लाइड हो रहा है, लैंड इरोजन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। इनके क्या बोला गया है यहाँ पे कि उनको कैसे हम कंजर्व करेंगे लैंड रिसोर्सेज को। Growing population and their ever growing demand has led to large scale destruction of forest area. Arable land मतलब cultivable land, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, has created a fear of losing their natural resources. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. एफोरेस्टेशन करना चाहिए। एफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ लगाओ, डिफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ कटाव। तो डिफोरेस्टेशन तो हो ही रहा है एग्रीकल्चर की वजह से, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, एफोरेस्टेशन करना है, लैंड का रिक्लेमेशन करना है, मतलब लैंड को उपजाऊ बनाना है। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को ओवर यूज नहीं करना है, उनको जितना जरूरत है लैंड को उतना ही देना है, पेस्टिसाइड उतना ही देना है, क्योंकि ज्यादा देंगे तो लैंड कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स जो जानवर जाते हैं, चारा जो खाते हैं उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो पेड़ हैं वो जड़ से चले जाएंगे, वहां पे फिर वेजिटेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ओवर ग्रेजिंग नहीं कर देना है। आर द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेस। ओके, अब हम लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। तो लैंड क्या है, लैंड का आज के टाइम पे यूज क्या है, लैंड का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, लैंड में प्रॉब्लम कौन कौन सी है, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। उससे पहले यहाँ ग्लोसरी बोला गया है। ग्लोसरी में क्या दिया गया है, वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक बाई टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी, उसको वेदरिंग बोलते हैं। याद रहेगा, इसको याद करना है। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक, जो एक्सपोज्ड रॉक जो हमें दिखाई देती है रॉक, उसका जब ब्रेकिंग अप हो जाएगा, टूट जाएगा बाई टेम्परेचर चेंज की वजह से। टेम्परेचर गर्म होगा, ठंडा होगा तो रॉक क्या हो जाएगी, चटक जाएगी। फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन मतलब जिसमें पानी जम जाए, तो फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। प्लांट क्या है, पहले उग जाए, स्मॉल, ये रॉक है, इस पे छोटे छोटे प्लांट उग जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। एनिमल की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इसको वेदरिंग बोलते हैं। सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल क्या है, थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सरफेस, thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. Grainy मतलब जो एक ग्रेन, जैसे बाजरा वगैरह होता है, तो अनाज के दाने के बराबर, thin layer of grainy substance covering the surface of the earth, उसको बोलते हैं soil. इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड, से भी क्लोजली बोलते हैं हम लोग, लेकिन लैंड डिफरेंट है, सॉइल अलग है। सॉइल क्या होता है, जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है, थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, जो दानेदार जो जमीन होती है जहाँ हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसका जो अपर पार्ट होता है उसको सॉइल बोलते हैं। थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Land form determine the type of soil. Soil is made up of organic matter. इसको याद रखना है कि सॉइल किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक, इन तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग की वजह से। जो ये रॉक्स हैं वो पहले क्या होंगे, टूटेंगे, फिर छोटे छोटे पार्टिकल बन के फिर बाद में ये सॉइल बना देते हैं। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जैसे हम लोग सब्जी वगैरह जो डालते हैं तो उससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल की,
तो यही ऑर्गेनिक मैटर हो गया। मिनरल्स हो गए, जो रॉक्स में काफी मिनरल्स होते हैं, और वेदर्ड रॉक, वो सब मिला के क्या बनाते हैं? सॉइल। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अब लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ेंगे। ये केस स्टडी दी गई है। पहले हम सॉइल की प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। देखो, ये क्या था? पेरेंट रॉक थी, जो चट्टान वगैरह होती है। फिर ये क्या है? वेदर्ड रॉक मटेरियल है, जो आया है सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट और क्ले। देन टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में क्या होता है? ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ये 4 लेयर हो गई। जब आप बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे कि ए बी सी डी, इन ओ लेयर, इन सब में डिवाइडेड होता है। तो अभी आप ये याद रखिए कि यहाँ टॉप सॉइल है, यहाँ सब सॉइल है, यहाँ वेदर्ड रॉक मटेरियल है, और ये पेरेंट रॉक है। इट टेक्स 100 of year टू मेक जस्ट 1 centimeter ऑफ सॉइल। सिर्फ 1 centimeter ऑफ सॉइल बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 100 years लग जाते हैं। देखो, लैंडस्लाइड क्या होता है? ये एक नेचुरल कैलामिटी है। लैंडस्लाइड क्या है? इसका डेफिनेशन याद रखना है आप लोगों को। Landslide are simply defined as the mass movement of rocks, debris और earth down a slope। जैसे यहाँ एक माउंटेन है, तो लैंडस्लाइड क्या है? मास मूवमेंट हुआ रॉक का। रॉक था यहाँ, ये टूट के और गिर गया, तो इससे क्या हो गया? लैंडस्लाइड हो गया। ठीक है। डेब्रिस, पानी के थ्रो, बारिश हुई और जो यहाँ पे मड इकट्ठा हुआ था वो क्या हुआ? एकदम फ्लो हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंडस्लाइड हो जाता है। ये हिमालयन रीजन में काफी ज्यादा होता है, इसीलिए बोलते हैं कि बारिश के टाइम पे हिमालयन रीजन में नहीं जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा कि इसका डेफिनेशन, तो इसको याद रखना है। लैंडस्लाइड क्या है? are defined as the mass movement of rock, debris, earth down a slope. They often take place in conjunction with earthquake. जब earthquake आता है, भूकंप आता है, तब जमीन हिल जाती है, तो लैंडस्लाइड होता है। फ्लड आती है, तो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से पानी नीचे की तरफ आता है, तो अपने साथ बहुत सारी चट्टान वगैरह के लेके आता है, तो इसीलिए वॉल्केनिक इरप्शन आता है, तब भी अर्थक्वेक आता है, तो इसीलिए लैंडस्लाइड होता है। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time। मतलब अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तब भी लैंडस्लाइड आ जाता है, तो इससे क्या हो जाता है? रिवर का फ्लो भी टूट जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज हैवक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स ब्रस्टिंग। जैसे जो 2011 आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, केदारनाथ फ्लड आई थी, तो वो भी लोग बोलते हैं इसी वजह से आई थी। ठीक है। इन द हिली टेरेन, लैंडस्लाइड have been a major and widely spread natural disaster that often strike life, property and occupy a position of major concern। लोग मर जाते हैं, मतलब काफी लोग खत्म हो जाते हैं, उनका प्रॉपर्टी काफी ज्यादा बर्बाद हो जाती है। लैंडस्लाइड काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। ओके। किस स्टडी बताई गई है? जैसे क्या है? एक मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रेकोंगप्यू इन कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में हुआ था ये, एंड डैमेज अ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। हिंदुस्तान तिब्बत रोड पहले बनाई गई थी 200 मीटर स्ट्रेच का, उसको तोड़ दिया, जो अभी नेशनल हाईवे 22 है। वो लैंडस्लाइड इतना ज्यादा था कि वो टूट गई थी रोड। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी ब्लेज। ड्यू टू ब्लास्टिंग, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby village. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life। ये रियल स्टोरी है। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक लैंडस्लाइड की वजह से पूरा का पूरा गांव खाली हो गया, अभी वहां कोई नहीं रहता। इसका मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है कि इसको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है जो लैंडस्लाइड आती है? जैसे रिटेंशन वॉल, ये वॉल थी ना, वो भी टूट गई थी, जो लैंडस्लाइड के लिए बनाई जाती है। मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है? एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी टेक्निक
has empowered us to understand what factor cause landslide and how to manage them. आज के टाइम पे जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है ना, उसने हमें बताया है किस तरीके से हम कर सकते हैं. सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलो. कुछ बताएंगे जैसे हजार्ड मैपिंग कि कहाँ कहाँ लोकेशन है, कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, उसको हजार्ड मैपिंग बोलते हैं. To locate area prone to landslide and hence such area can be avoided to building settlement. इसीलिए हिमालयन रीजन में घर नहीं बनाए जाते ज्यादातर, क्योंकि वहां पे हजार्डस एरिया रहता है, तो उसको मैपिंग करके और वहां घर नहीं बनाए जाएंगे, बिल्डिंग अप एरिया नहीं बनाया जाएगा. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. रिटेंशन वॉल बनाई जाती है कि लैंड वहां पे खिसके ना. इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड. वेजिटेशन कवर अगर हो जाएगा तो वो उसकी जो रूट्स हैं वो उसको लैंडस्लाइड, जमीन को खिसकने नहीं देंगी, तो इसीलिए इसको बढ़ाना है लैंडस्लाइड. द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलोंग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो. सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल बनाना है कि पानी अगर आ रहा है तो वो एक जगह पे चैनलाइज होके कहीं फ्लो कर जाए, तो इससे क्या होगा कि लैंडस्लाइड आने के कम हो जाएंगे चांसेस. ओके, अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. अभी हमने देखा कि उसको कितना 100 ईयर्स लग जाती है सॉइल को फॉर्मेशन होने में, सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में. अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं किसकी वजह से सॉइल बनती है. तो एक तो हो गया पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक मतलब कोई भी रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, तो वो रॉक हो गई. उसका रिलीफ कैसा है, एटीट्यूड, एल्टीट्यूड, स्लोप डिटरमाइन अकुमुलेशन ऑफ सॉइल, कि कितना अकुमुलेट हो जाएगा. जैसे जमीन, ये जो नीचे वाला एरिया है, तो यहाँ हिमालयन रीजन है, यहाँ से आया, यहाँ तो काफी ज्यादा अकुमुलेट हो जाएगी, बाकी इस वाले एरिया में थोड़ा कम होगी. अगर ये ऊपर वाला एरिया हो गया तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगी. तो ये डिपेंड करता है, रिलीफ, एल्टीट्यूड और स्लोप पे डिपेंड करता है. फ्लोरा, fauna and microorganism. Flora means plants. Fauna means animal. Rate affect the rate of humus formation. ये humus formation पे डिपेंड करता है. टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा थिकनेस हो जाएगी सॉइल की. 1 सेंटीमीटर 100 ईयर्स. मोर टाइम मोर थिकनेस. क्लाइमेट जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन. टेम्परेचर और रेनफॉल भी करता है इफेक्ट. जैसे द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर. अदर फैक्टर कौन कौन से हैं, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसको याद रखना है. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेथड. आज के टाइम पे सॉइल भी खराब हो रही है, डिग्रेड हो रही है, उसका कंजर्वेशन मेजर के बारे में बताया गया है. तो डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है. डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. दोनों की दोनों, ह्यूमन भी डिग्रेड करते हैं सॉइल को और नेचुरल फैक्टर भी कुछ हैं जिसकी वजह से डिग्रेड हो रहा है. जैसे अभी हमने पढ़ा था लैंडस्लाइड. फैक्टर विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन. ओ, डिफॉरेस्टेशन क्या हो गया, ह्यूमन फैक्टर है. ह्यूमन क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं. ओवर ग्रेजिंग, अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा, ये भी ह्यूमन फैक्टर है. ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ये भी है ह्यूमन फैक्टर ही. रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड, ये तीनों क्या है, नेचुरल फैक्टर है. ज्यादा बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, फ्लड हो रहा है, ये नेचुरल फैक्टर हो गए. अब हम पढ़ेंगे मिटिगेशन, किस तरीके से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं. सब मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो. एक तो हो गया मल्चिंग, कॉन्टूर वेरियर, रॉक डैम. मल्चिंग क्या होता है,
द बेयर ग्राउंड between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. ये हो गया मल्चिंग। जैसे दो पेड़ हैं, दो पेड़ के बीच में यहाँ जो खाली जमीन है वहां पे क्या करेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक मैटर उसको बिछा देंगे, स्ट्रॉ। मेरे यहाँ पे उसको प्यार टाइप कुछ बोलते हैं, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसको ऑर्गेनिक मैटर को बिछा देना है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर है उसको बना के रखेगा। तो सॉइल डिजर्टिफिकेशन नहीं होगा, सॉइल का मॉइस्चर उड़ेगा नहीं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट नहीं होगा तो सॉइल सही रहेगी। कॉन्टूर वेरिंग क्या होता है, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग कॉन्टूर। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। कॉन्टूर बना देंगे, जैसे ये बने हुए हैं, जैसे ये कॉन्टूर प्लेइंग है इसी तरीके से, इसी तरीके से कॉन्टूर बैरियर भी लगा देंगे। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, फिर स्टोन, ग्रासेस, सॉइल वगैरह लगा देंगे। तो और जो ट्रेंचेस बना देंगे पानी को कलेक्ट करने के लिए। रॉक डैम क्या होता है, रॉक आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। जैसे एक रिवर चैनल है, एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, रॉक डैम, रॉक बहुत सारी रख देंगे। तो रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। पानी अब ऊपर से जाएगा तो इसको थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि इसका जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दिस दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। इस वजह से जो गली इरोजन हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे टेरेक फार्मिंग। जैसे ये टेरेस फार्मिंग है, ये हिमालयन रीजन है, और जहाँ जैसे टी टी प्लांटेशन होता है वैसे ही है टेरेस फार्मिंग। Broad, flat step and terraces are made on the steep slope so that flat surface are available to grow crop. They reduce surface runoff and soil erosion को बचाएगा। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप को different crop are grown in alternate row and are sown at different times to protect soil from rain wash। इसको इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे। दो क्रॉप्स को एक साथ, जैसे एक क्रॉप यहाँ लगाया, फिर दूसरा क्रॉप यहाँ लगाया, फिर तीसरा क्रॉप यहाँ लगाया, तो इससे क्या होगा, ये प्रोटेक्ट करेगा सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। कॉन्टूर प्लोइंग, जैसे हम लोगों ने ये देखा था, प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। नेचुरल बैरियर तरीके से, जहां कॉन्टूर है वहां पे एग्रीकल्चर करना है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि वाटर का फ्लो भी मेंटेन रहेगा। शेल्टर बेल्ट लगा देंगे इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन में, याद रखना है इसको, कोस्टल और ड्राई रीजन के बारे में बात हो रही है। रोज ऑफ ट्री आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। जैसे ये पेड़ लगा दिए यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, जो डिजर्ट वाली जो सॉइल थी उसको उधर नहीं जाएगा, तो इस वजह से एग्रीकल्चर लैंड में डिजर्टिफिकेशन नहीं होगा। तो ये प्रोटेक्ट करेगा सॉइल को। ये एक्टिविटी अपने आप देखिए, वाटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। In 1975, the consumption of water for human use was कितना था, 3850 क्यूसेक किलोमीटर पर ईयर था। It soared to more than 6000 क्यूसेक किलोमीटर पर ईयर in the 2000। देखिए सिर्फ 25 ईयर्स के अंदर इतना ज्यादा इसका कंजप्शन बढ़ गया इंडिया में। डू यू नो The dripping tap wastes 1200 लीटर ऑफ वाटर इन a year। जो हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तब हम जो टोटी होती है, नल होता है, उसको हम
ओपन रखते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, पर ईयर 1200 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। तो हमको क्या करना है, जब हम ब्रश करें या फिर जिसका हम यूज ना करें नल का पानी का, तो फिर हमें इसको बंद कर देना है। तो हम इस चैप्टर में अभी हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया, सॉइल के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर क्या है, वाटर का यूज क्या है, वाटर कैसे इसका मिसयूज हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है वाटर अवेलेबिलिटी की, किस तरीके से इसको कंजर्व करना है, वो पढ़ते हैं। तो वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, 3/4 मतलब जो पूरा अर्थ है उसका इतना जो एरिया है, 3/4 एरिया, उसमें वाटर है, इज कवर्ड विद वाटर। इट इज देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड वाटर प्लानिट। इसीलिए ब्लू प्लानिट भी बोलते हैं, क्योंकि पानी ब्लू कलर का दिखता है, इसीलिए हम अर्थ को भी ब्लू प्लानिट ही बोलते हैं। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। जब लाइफ ऑरिजिन हुआ था ना, तो वो भी ओशियन से ही हुआ था, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। इवन टुडे, आज के टाइम पे भी ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ओशन 2/3 एरिया, ये 1/3 है। 2/3 एरिया पे कौन है, ओशन है। और 1/4 पे क्या है, वाटर। एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। बहुत सारे प्लांट भी हैं, कोरल लीफ वगैरह। एनिमल है, फिशेज, ऑक्टोपस, क्रोकोडाइल, बहुत सारे एनिमल। द ओशन वाटर इज हाउएवर सेलिन, सेलाइन मतलब नमकीन है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7%। फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ 2.7% है, जबकि ओशन वाटर कितना है, 2/3 है, मीन्स 66% के अराउंड है। और जबकि जो ये ओशन वाटर हो गया, और जो फ्रेश वाटर है वो कितना है, 2.7%। Nearly 70% of this occur as ice sheet and glacier in Antarctica, Greenland। इस 2.7% का भी जो 70% है वो यूज में नहीं आता, क्योंकि वो कैसा है, आइस शीट के फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में, जैसे अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेनियस रीजन में है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, इसीलिए इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। 2.7% में से सिर्फ 1% ह्यूमन यूज करता है। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर में मिलता है। सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स, वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर, ये यहाँ मिलता है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसीलिए जो फ्रेश वाटर है बहुत ज्यादा प्रीसियस है, गोल्ड सिल्वर की तरह उनको प्रीसियस स्टोन बोला जाता है ना, ऐसे ये वाटर क्या है, प्रीसियस सब्सटेंस है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पानी को ना तो ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि वाटर साइकिल होता है। आप जब आगे पढ़ेंगे तब वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रिसाइकल होता रहता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, ना ये सब्ट्रैक्ट होता है ना ऐड होता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू बी वेरी बिकॉज इट इज कांस्टेंट मोशन में रहता है, साइक्लिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओशन। यहाँ ओशन में रहता है, लैंड, एयर, फिर इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन की वजह से फिर एटमॉस्फेयर में बादल के फॉर्म में हो जाता है, फिर बारिश होती है, फिर आ जाता है टिप टिप। ओके, तो इसी फॉर्म में रहता है। इवेपोरेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, फिर यहाँ रन ऑफ होगा। रन ऑफ मतलब रिवर्स के फ्लो के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल अच्छे से बनाते हैं, देखो।
ये क्या है? ओशन है। ये क्या है? ओशन। ठीक। यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है। यहाँ क्या बन रहे हैं? बादल। और यहाँ क्या है? लैंड या माउंटेन है। ओके। जब ये बादल आगे जाएंगे तो यहाँ टकरा के यहाँ बारिश करेंगे। यहाँ क्या बनेगी? रिवर। ये ओशन में गिर जाएगी। तो ये क्या हुआ? इवेपोरेशन। ये क्या हुआ? यहाँ कंडेंसेशन होगा। यहाँ क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। यहाँ क्या होगा? रन ऑफ। इसको क्या बोलेंगे? वाटर साइकिल। ओके। human use human use amount of water, not only for drinking and washing. In the process of production, water किस लिए यूज करता है? एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर, डैम आर द अदर यूजेस। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 पे हो गई है। राइजिंग डिमांड फॉर फूड, कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ वाटर सप्लाई ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेस एंड वाटर पॉल्यूशन की वजह से पानी कम होता जा रहा है, पानी की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन हो गई है बहुत ज्यादा और उसकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे इसमें यूज बताए गए हैं। द एवरेज अर्बन इंडियन यूज अराउंड 150 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। एक अर्बन एरिया में जो इंसान रहता है वो 150 लीटर यूज करता है डेली। ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर, कुकिंग के लिए 4 लीटर, वॉथिंग के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग के लिए 40, कपड़े धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, गार्डनिंग के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम क्या है वाटर अवेलेबिलिटी में। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन अराउंड द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये रीजन कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले वर्ल्ड मैप बनाते हैं। देखो ये क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका बन गया, ये साउथ अमेरिका बन गया, ये अफ्रीका बन गया। यहाँ क्या है? यहाँ एशिया बन गया, ये इंडिया बन गया, ये अंटार्कटिका वगैरह ये चाइना बन गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया बन गया, यहाँ न्यूजीलैंड बन गया, यहाँ मेडागास्कर बन गया। यहाँ कौन कौन सी रीजन के बारे में बात हुई है? मोस्ट ऑफ अफ्रीका के बारे में बात हुई है, अफ्रीकन रीजन, अफ्रीकन रीजन। बेस्ट एशिया के बारे में हुई है, एशिया का जो वेस्टर्न रीजन है ये वाला। एशिया का ये अफ्रीका हो गया, ये वेस्ट एशिया हो गया, ये यूरोप है। यहाँ पे जो वेस्ट एशिया है ये साउथ एशिया, इंडिया वगैरह सब साउथ एशिया में आता है। पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, यूएसए का वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, मेक्सिको यहाँ पे है। पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका को कुछ पार्ट। ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट आर फेसिंग shortage of fresh water supply. Countries located in climatic zone most susceptible to drought face great problem of water scarcity. यहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है क्योंकि ये ज्यादातर डिजर्ट वाला रीजन है. The, thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal and annual precipitation, or the scarcity is caused due to overexploitation and contamination, overexploitation and contamination of water resources की वजह से. पानी का बहुत ज्यादा यूज हो गया है या फिर पानी खराब हो गया है, कंटेमिनेट हो गया है. अब कंजर्वेशन कैसे होगा वाटर रिसोर्सेज का, किस तरीके से हम लोग इसको बचाएंगे पानी को. Access to clean and adequate water source is a major problem facing the world today. Steps कौन कौन से ले सकते हैं हम लोग? Even though water is a renewable resource, it overuse and pollution make it unfit for use के लिए. Discharge of untreated और partially treated sewage. जो पानी है जो untreated है और partially treated है उसको and agriculture chemical and industrial effluent in water bodies are major contaminant हैं, ये खराब कर रहे हैं. They pollute water with nitrate, metals, pesticide. ये सब रिवर्स में चला जाता है. जैसे ये यमुना रिवर है दिल्ली में बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि घर से जो सीवेज जा रहा है नाला वो पूरा उसी में गिरता है जाके. केमिकल जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो सारे पानी को खराब कर देते हैं. मोस्ट ऑफ दीज केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये एक टाइम के बाद डिग्रेड नहीं होते, खत्म नहीं होते. जैसे वेजिटेबल्स हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं लेकिन ये नॉन डिग्रेडेबल है. एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर. वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाई ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुइटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज. अगर हम पानी को अच्छे से जो ये वाटर पॉल्यूशन है ये कैसे कर सकते हैं इसको कंट्रोल, अगर इसको अच्छे से उसको साफ करेंगे तो. Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. मीन्स एफोरेस्टेशन करेंगे अगर हम लोग तो इससे क्या हो जाएगा, सरफेस रन ऑफ कम हो जाएगा, रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर तो इससे पानी बच जाएगा. वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. वाटर हार्वेस्टिंग एक होता है पानी को किस तरीके से बचाएंगे. अगर हम पानी को बचाएंगे जैसे बारिश में जो पानी आता है तो इससे भी सरफेस रन ऑफ कम हो सकता है. द कैनल्स यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ बाई वाटर सीपेज. जो कैनल्स का यूज होता है उसको भी अच्छे से अगर हम लोग लाइन वे में अगर यूज करेंगे तो इसका भी वाटर सीपेज नहीं होगा तो पानी बच जाएगा. स्प्रिंकल का यूज इफेक्टिवली करना है बाय चेकिंग वाटर लॉस ना हो थ्रू सीपेज, मतलब पानी लीक ना हो एंड इवेपोरेशन के थ्रू ज्यादा ना हो तो इस वजह से भी पानी बच सकता है. इन ड्राई रीजन में क्या है जो सूखे रीजन होते हैं विद हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल. यहाँ पे हम लोग ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन का यूज कर सकते हैं तो इससे क्या होगा पानी बहुत ज्यादा यूज में नहीं आएगा. द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन. तो हम इसको बचा सकते हैं. Rainwater harvesting is the process of collecting rainwater from rooftop and directing it to an appropriate location where it is stored for future use. जो हमने अभी पढ़ा था कि रेन वाटर भी हम कर सकते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये क्या है, जैसे ये हमारा घर है तो इसकी जो छत होती है यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश का पानी. ओके फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्रॉम रूफ डायरेक्टिंग इट टू अप्रोप्रिएट लोकेशन. यहाँ से कोई भी पाइप लेके और यहाँ एक टैंक ओपन करके इसमें पानी ले सकते हैं, फिर इसका हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं. अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 hours is enough to save 8,000 liters of water.
इतना पानी बचा देगा। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। बायोस्फीयर इकोसिस्टम के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पे है, फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, किस तरीके से इनको कंजर्व किया जा सकता है। फिर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Some school children were visiting an exhibition on handicraft. हैंडीक्राफ्ट का एक एग्जीबिशन हो रहा था, वहां पे गए थे। द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. Mona picked up bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag. Yes, it is made from jute." The teacher said, "Do you see those baskets?" Lamb said, "Chairs. Those are made up of cane and bamboo." In the eastern and northeastern humid region of India, bamboo grow in plenty. बहुत ज़्यादा grow होता है. Jessie was excited to see silk scarf. "See this beautiful scarf," the teacher exclaimed. "The silk is obtained from silkworm. They are bred of on mulberry tree." The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day to day life. ये सारी चीजें, जैसे जूट है वो भी प्लांट से आता है, बास्केट हो गई, लैम्प सेट हो गए, चेयर हो गए, लकड़ी के जो चेयर होते हैं वो सब भी तो पेड़ से ही आते हैं ना। ये सब कैन और बम्बू से बने होते हैं। सिल्क का स्कार्फ हो गया, ये भी सिल्क वॉर्म से आता है, जो मलबरी ट्री पे जो लगते हैं। तो यही चीज बताई गई पेड़ के बारे में। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द, ये कहाँ पे मिलते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर। और जो ये रीजन है जहाँ तीनों मिल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हमें क्या मिलेगा? फ्लोरा प्लस फोना। फोना या लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर। जहाँ तीनों चीजें मिल जाएंगी वहां लाइफ पॉसिबल हो जाती है, इसीलिए वहां पे फ्लोरा और फौना मिलते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। सभी लोग लिविंग बींग्स है, वो सब साथ में रहते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसी को इकोसिस्टम बोला जाता है, जहाँ दोनों के दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो, प्लांट्स और एनिमल्स। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ। प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, हमें शेल्टर देते हैं एनिमल को रहने के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो हम सांस लेते हैं, प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, प्लांट शेल्टर बेल्ट की तरह एक्ट करते हैं, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स, टर्पेंटाइल ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट, आल्सो द पेपर दैट इज सो यूजफुल फॉर आवर स्टडी। जो हम लोग पेपर यूज करते हैं ना, वो भी प्लांट से ही आता है। These are innumerable use of plants and you can add some more. आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे जो घर में हम लोग विंडो बनाते हैं, लकड़ी का डोर बनाते हैं, वो भी तो प्लांट से ही आता है ना। वाइल्ड लाइफ कौन कौन से हैं? जैसे एनिमल्स हो गए, वाइल्ड लाइफ मीन्स जानवर, जैसे एनिमल हो गए, वर्ड्स हो गए, इंसेक्ट, एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म जैसे क्रोकोडाइल वगैरह, ये सब वाइल्ड लाइफ है। इनको
पौना भी बोलते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क देते हैं, काओ बफेलो ये मिल्क देते हैं, मीट देते हैं। चिकन हो गया तो वो मीट देगा, हाइड वूल ये सभी देते हैं। ठीक है। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी देता है। लिव इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर हैव एन पॉलिनेशन के बारे में अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्लावर से, तो फिर वो हनी बन जाता है। ठीक है। हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। द वर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट बर्ड्स क्या इंसेक्ट को खाते हैं। एक्ट एज ए डिकम्पोजर एज वेल डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज ए स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड ए वाइटल क्लीनर ऑफ एनवायरमेंट। वल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एनवायरनमेंट को साफ कर रहा है, क्योंकि जो मरे हुए जानवर हो गए या कोई भी पक्षी वगैरह हो गया तो इनको खा जाता है, तो ये क्या करता है पॉल्यूट करने से बचा देता है एनवायरनमेंट को। सो एनिमल्स चाहे वो बिग हो या फिर स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल सभी सही है। यही सब लोग मिलके ही मेंटेन करते हैं बैलेंस इन द इकोसिस्टम। प्लांट्स एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कहाँ पे है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहाँ कहाँ पे है, कौन सा वेजिटेशन है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जहाँ हॉट डिजर्ट वाला एरिया होगा वहां प्लांट नहीं होंगे, जहाँ थोड़ा बारिश होगी वहां बहुत ज्यादा प्लांट्स होंगे। तो टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब, टुंड्रा। ये 4 तरीके का वेजिटेशन बोला गया है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, टेम्परेचर मॉडरेट है तो वहां फॉरेस्ट हो जाएंगे। ग्रासलैंड जहाँ थोड़ा कम बारिश हो रही है, टेम्परेचर मॉडरेट है तो ग्रासलैंड हो जाएंगे। श्रब मतलब छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते हैं। टुंड्रा मतलब काफी ठंडा वाला एरिया जहाँ वेजिटेशन होता ही नहीं है, तो वहां नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात की है। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल तो वहां क्या होगा फॉरेस्ट। यूज ट्री में थ्राइव बहुत सारे पेड़ होंगे। The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, पानी जितना कम हो जाएगा, the size of tree and their density reduce हो जाएगा, साइज भी कम हो जाएगा। Short stunted tree grasses grown in region of moderate rainfall, जहाँ कम बारिश होगी वहां पे छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे या फिर थोड़ी बहुत घास मिलेंगी। फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड वहां पे ग्रासलैंड होंगे, और जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी वहां पे क्या होंगे फॉरेस्ट होंगे। थ्रोनी सब थ्रोनी मतलब जो कांटेदार श्रब्स होती हैं। एंड श्रब ग्रोन इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, ड्राई एरिया में श्रब होंगे। इन सच एरिया प्लांट्स हैव डीप रूट, ऐसी एरियाज में क्या होगा प्लांट्स की डीप रूट होती हैं, क्योंकि पानी सर्च करने के लिए वो लोग बहुत नीचे तक पेड़ जाते हैं तो इसीलिए डीप रूट होती हैं। लीव्स होती हैं थ्रोनी, कांटेदार होती हैं। वैक्सी लीफ होती है। रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, पानी इसका लॉस ना हो इसी वजह से इसका थ्रोनी, कांटेदार और वैक्सी सरफेस हो जाती है। अब टुंड्रा रीजन के बारे में पढ़ेंगे। टुंड्रा जहाँ कोल्ड और पोलर रीजन हो गया, कंप्राइजेस ऑफ मोसेस एंड लाइकन, या मोसेस और लाइकन होते हैं जो काई टाइप बोलते हैं। एल्गी जो ग्रो होती है वो टुंड्रा रीजन में होती है। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर आर 2 countries back. To feed the growing number, large area of forest have been cleared to grow crop. ग्रोइंग नंबर के लिए क्या क्या किया जाता है, फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है क्रॉप्स को उगाने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेनिसिंग रैपिडली, फॉरेस्ट कवर है वो बहुत जल्दी से खत्म हो रहा है। देयर इज अ अर्जेंट नीड, अभी बहुत ज्यादा जरूरत है टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, फॉरेस्ट को बचाने की बहुत जरूरत है। ये कैसे हो सकता है, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन अगर हम करेंगे तो जंगल बच जाएंगे।
ओके। फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ। वेल्थ मीन्स हमारी संपत्ति है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल। प्लांट्स हैं, जानवरों को रहने के लिए जगह देते हैं। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। दोनों लोग मिलके इकोसिस्टम को चलाते हैं। Changes of climate and human interference can cause the loss of human habitat for the plant and animals. Many species have become vulnerable and endangered. बहुत सारी जो स्पीसीज है वो खत्म होती जा रही है क्योंकि पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो उनको रहने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। ओके। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल हो रहे हैं, इंडेंजर्ड हो जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई हो रही है। सॉइल का इरोजन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है जमीन पे। फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, जंगलों में आग लग जा रही है। सुनामी आ रही है, लैंडस्लाइड आ रही है। ये सभी कारण है, नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज बहुत जल्दी से खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग। पोचिंग मतलब क्या होता है, जानवरों को मारना। विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। जैसे लाइन हो गया, टाइगर होंगे, इन सब का पॉपुलेशन क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि पहले लोग शिकार करते थे, पोचिंग करते थे। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड फॉर हाइड। हाइड मतलब उनकी जो स्किन वगैरह हो गई, उनका, उनके लिए उनको मार देते थे। नेल्स के लिए, उनका टीथ के लिए, उनका जो हॉर्न होता है, जैसे 12 सिंग, जो राइनोसोरस होता है ना, राइनोसोरस के जो हॉर्न होता है उसका लोग यूज करते हैं, उसकी वजह से उनको मार देते हैं। एज वेल एज फेदर, कुछ कुछ जो पंछी होते हैं उनके फेदर के लिए उनको मार देते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स लाइक टाइगर, लाइन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, इन सब का हंटिंग होता है इसी वजह से। दीज कैन बी कंजर्व बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इन सबको बचाया जा सकता है सिर्फ अवेयरनेस से। अभी के टाइम पे क्या है, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन से नेशनल पार्क है आपके यहाँ पे। जैसे अगर यूपी में रहते हैं तो आपने दुधवा नेशनल पार्क सुना होगा। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क सुना होगा। हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने कमेंट में बताइए। एमपी में तो बहुत ज्यादा है, जैसे पन्ना नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है। सब लोग अपने अपने स्टेट के बारे में कमेंट करो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। ये सब क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे इंसान वहां नहीं जाते। ह्यूमन वगैरह का वहां पे जाना अलाउड है, लेकिन सिर्फ टूरिज्म के लिए। तो वहां पे एनिमल्स अच्छे से रहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स, वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीसियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। इन सबको बचाने की जरूरत है। There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. अगर स्पीसीज को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा ना, तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग। बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे मारा जा रहा है। सेवरल बर्ड्स एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट, या फिर वो खत्म हो जा रहे हैं, या फिर अभी बर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन है, खत्म होने वाले हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने की जरूरत है, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री को क्या करना है, सोशल फॉरेस्ट्री बनाना है, तो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड वन महोत्सव शुड बी इंकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल पे, तो प्लांट्स लोग लगाएंगे। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू वर्ड वॉच। स्कूल चिल्ड्रन को बोलना चाहिए कि पंछियों को देखो। विजिट नेचर कैंप देखो, so that they appreciate the habitat of varied species. Many countries have passed law against the trade as well as killing of birds and animals. In India, killing lion, tiger, deer
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक इलीगल है, इंडिया में मारना अलाउड नहीं है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका नाम है साइट्स has been established that lists several species of birds and animals in which trade is prohibited. साइट्स में लिखा गया है कुछ कुछ एनिमल्स के नाम जिनका ट्रेड प्रोहिबिटेड है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर सिटीजन का ये एक जिम्मेदारी है कि वो बचाएं एनिमल्स को एक्सटिंक्ट होने से। ग्लोसरी दी गई है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? Series of protected area linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development. बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे काफी एनिमल्स अच्छे से रहते हैं जो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। ओके जैसे ये नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क कमेंट में बताओ कि ये कहाँ का नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क या और भी नेशनल पार्क हैं जैसे ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। चलो मैं ही बता देती हूँ। असम। टोटल 8 नेशनल पार्क है यहाँ पे। ओके डू यू नो साइट्स क्या है? साइट्स का सबसे पहले फुल फॉर्म आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ये एक कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड का इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा और फौना का, कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका ट्रेड ना हो, उनको मारा ना जाए। इसी वजह से इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट, सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने बोल रहे हैं। इनका यूज क्या है? इसका जो लक्ष्य है वो है टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। उनका जो कोई भी इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो ना हो, उनका लाइफ को हार्म ना हो। रफली 5,000 स्पीसीज एनिमल्स की हैं जो साइट्स में हैं, इंक्लूड 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं आर प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्टेड लिस्ट में रखा गया है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल क्या है? जैसे वियर है, डॉल्फिन, कैक्टाई, कोरल, ऑस्ट्रिच, एलोज आर एग्जाम्पल। चलो चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग इनके कमेंट में आंसर बताइए जो टिक द करेक्ट आंसर हैं, मैचिंग्स हैं। ऑल द बेस्ट। ओके बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।